दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपके वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों, हमारा सबसे पहला वर्ड आता है मॉरिबंड। दोस्तों, मॉरिबंड का मतलब होता है मृत्यु के निकट, मरने की कगार पर या फिर खत्म होने वाला, यानी कि ऐसी कोई चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि मृत्यु के निकट है, यानी कि अपने समाप्ति के ओर है, यानी कि जो खत्म होने वाली है, जो किसी भी टाइम खत्म हो सकती है, तो उसे हम क्या कहेंगे? मॉरिबंड हम उसे कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है डाइंग या फिर डिक्लाइनिंग, यानी कि जो चीज़ जो है वो मतलब कि खत्म होने वाली है या फिर जो चीज़ कम होने वाली है, यानी कि उसका जो है वो मतलब कि पतन होने वाला है एक तरीके से, तो उसे हम कहते हैं डाइंग या फिर डिक्लाइनिंग। एंटीनिम इसका होता है फ्लरिशिंग या फिर ग्रोइंग, यानी कि जो चीज़ फलती फूलती है, यानी कि जो चीज़ मतलब कि अच्छी है, अच्छे मैनर में है। ग्रोइंग है यानी कि बढ़ रही है, फ्लरिशिंग है यानी कि फल फूल रही है, तो उसे हम कहते हैं फ्लरिशिंग या फिर ग्रोइंग। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द ओल्ड फैक्ट्री इज नाउ मोरिबंड एंड विल सून शट डाउन, यानी कि जो पुरानी फैक्ट्री है वो बिल्कुल जो है वो बंद होने की कगार पर है, वो और वो किसी भी टाइम जो है वो मतलब कि जल्दी से जल्दी बंद हो जाएगी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो मोरिबंड इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों, इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है मेलोडरस। दोस्तों, मेलोडरस का मतलब होता है बदबूदार, दुर्गंध युक्त, यानी कि गंदी गंध से भरा हुआ, यानी कि जिसमें से बहुत ज़्यादा बुरी स्मेल आती है, बदबू आती है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे मेलोडरस, यानी कि जो चीज़ बदबूदार होती है तो उसे हम कहते हैं मेलोडरस। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है स्टिंकी या फिर स्मेली, यानी कि जो चीज़ बदबूदार होती है, जिसमें से बुरी स्मेल आती है, दुर्गंध आती है, तो उसे हम कहते हैं स्टिंकी या फिर स्मेली। एंटीनिम इसका होता है फ्रेग्रेंट या फिर परफ्यूम्ड, यानी कि जिसमें से खुशबू आती है, जिसमें से अच्छी स्मेल आती है, अच्छी खुशबू आती है, जो चीज़ सेंटेड होती है अच्छे तरीके से, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे फ्रेग्रेंट या फिर परफ्यूम्ड। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है अ malodorous स्मेल केम फ्रॉम द क्लोज्ड रेफ्रिजरेटर, यानी कि बंद रेफ्रिजरेटर से जो है वो बहुत ही ज़्यादा गंदी बदबू आ रही थी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो malodorous इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों, इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है वेंट्रिलोक्विस्ट। दोस्तों, वेंट्रिलोक्विस्ट का मतलब होता है बिना होठ हिलाए बोलने वाला, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो अपने होठों की बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होने देता है और वो फिर भी ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ बोल रहा है। और बात स्पेशल ये होती है कि वो आवाज़ ऐसी लगती है कि कहीं और से आ रही है। जैसे कि आपने बहुत बार देखा होगा कि कुछ लोग जो है वो मतलब कि अपने हाथ में पपेट्स रखते हैं, यानी कि अपने हाथों में वो पपेट रखते हैं और वो अपना होठ बिना हिलाए बोलते हैं, लेकिन वो अपने हाथों की उस मूवमेंट करते हैं, उस पपेट को हिलाते रहते हैं और ऐसा लगता है कि वो पपेट बोल रहा है। तो उसी आर्ट को, उसी कला को कहते हैं वेंट्रिलोक्विस्ट, यानी कि उस व्यक्ति को कहा जाता है वेंट्रिलोक्विस्ट जिसके पास ऐसी कला होती है, जो बिना अपना होठ हिलाए, बिना अपने होठों को हिलाए बोल सकता है और ऐसा लगे कि आवाज़ किसी और जगह से आ रही है। तो ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं वेंट्रिलोक्विस्ट। दोस्तों, ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है मिमिक या फिर पपेटियर। दोस्तों, मिमिक का मतलब होता है कि किसी की नकल करना और पपेटियर का मतलब तो मैंने आपको अभी बताया, जो कठपुतली रखता है अपने सामने और उसकी मूवमेंट के हिसाब से बोलता है और ऐसा लगता है कि वो पपेट बोल रहा है, तो उसे हम कहेंगे पपेटियर। दोस्तों, एंटीनिम इसका होता है नॉन वेंट्रिलोक्विस्ट। दोस्तों, इसका कोई स्पेसिफिक एंटीनिम नहीं है, यानी कि अब ये वर्ड है वेंट्रिलोक्विस्ट, तो इसका कोई वर्ड यानी कि स्पेसिफिक एंटीनिम नहीं मिलेगा आपको, लेकिन आप एक तरीके से समझ लीजिए कि नॉन वेंट्रिलोक्विस्ट आप इसका यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जो व्यक्ति इस कला में माहिर नहीं है, उन सारे व्यक्ति को हम कहेंगे नॉन वेंट्रिलोक्विस्ट, जो हम एक तरीके से एंटोनिम के तौर पर समझ सकते हैं। दोस्तों, अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है
इट टेक्स ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस टू बिकम अ स्किल्ड वेंट्रिलोक्विस्ट, यानी कि एक स्किल्ड यानी कि कुशल वेंट्रिलोक्विस्ट बनने के लिए जो है वो सालों की मेहनत लगती है, सालों की प्रैक्टिस लगती है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो वेंट्रिलोक्विस्ट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है एनमोर। दोस्तों एनमोर का मतलब होता है मोहित करना, प्रेम में डालना, आकर्षित करना। यानी कि जब आपको कोई चीज़ इतनी ज़्यादा पसंद आती है जिससे आप अट्रैक्ट हो जाते हो, बिल्कुल मोहित हो जाते हो, उसमें डूब जाते हो पूरी तरीके से, आपको वो बहुत ज़्यादा पसंद आने लगती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे एनमोर कहेंगे। यानी कि वो जो अफेक्शन होता है आपका किसी चीज़ की तरफ, वो जो अट्रैक्शन होता है, तो उसे ही कहा जाता है एनमोर। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है अट्रैक्ट या फिर कैप्टिवेट, यानी कि सम्मोहित करना, यानी कि किसी को आकर्षित करना, लुभाना। कैप्टिवेट का मतलब होता है मोहित करना। एंटोनिम इसका होता है रिपेल या फिर डिस्गस्ट। रिपेल या फिर डिस्गस्ट का मतलब होता है दूर करना, किसी चीज़ को अलग करना, किसी चीज़ को, मतलब कि डिस्गस्ट का मतलब होता है कोई चीज़ जो बुरी होती है, जो आपको अट्रैक्ट नहीं करती, जो भद्दी होती है एक तरीके से, तो उसे हम कहते हैं रिपेल या फिर डिस्गस्ट। रिपेल का मतलब होता है दूर करना और डिस्गस्ट का मतलब होता है भद्दी या फिर अजीब, जिसे हम कह सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है वो रिपेल या फिर डिस्गस्ट का मतलब समझ पाओगे। दोस्तों अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है ही क्विकली बिकम एनवर्ड बाय हर वॉइस। यानी कि वो जो है वो बहुत ही जल्दी उसकी आवाज़ से, यानी कि मोहित हो गया, उसके आवाज़ के प्रेम में पड़ गया, यानी कि उसके आवाज़ से आकर्षित हो गया, अट्रैक्ट हो गया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एनमोर इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारी नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है मैलिफाइड। दोस्तों मैलिफाइड का मतलब होता है बुरी नियत से किया गया, यानी कि बेईमानी से किया गया, धोखे से किया गया, छल कपट से किया गया। यानी कि जब भी कोई काम जो है वो बुरी नियत के साथ किया जाता है, यानी कि बुरी मंशा रखकर किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, मैलिफाइड हम उसे कहते हैं। यानी कि जब भी आप कोई ऐसा काम करते हो जिससे आप किसी को ठगना चाहते हो, किसी को धोखा देना चाहते हो, आपकी बुरी नियत होती है उस काम को करने के पीछे, यानी कि आप जो है वो उस काम से कुछ ना कुछ यानी कि लेना चाहते हो, कुछ ना कुछ अपना फ़ायदा करना चाहते हो और बुरी नियत के साथ करना चाहते हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, मैलिफाइड हम उसे कहेंगे। यानी कि किसी का नुकसान करके अपना फ़ायदा करना, बेईमानी से, कपटी से, यानी कि धोखे से, कोई बुरी नियत से कोई काम करना, तो उसे हम कहते हैं मैलिफाइड। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है डिसऑनेस्ट या फिर फ्रॉडुलेंट। एंड डिसऑनेस्ट का मतलब होता है जो व्यक्ति कपटी होता है, जो व्यक्ति धोखा देता है, और फ्रॉडुलेंट का भी सेम मतलब होता है, यानी कि धोखेबाज या फिर कपटी कोई व्यक्ति। एंटोनिम इसका होता है ऑनेस्टी या फिर ट्रुथफुलनेस, यानी कि ईमानदारी या फिर सच्चाई, जिसे हम कह सकते हैं। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है ही टुक द मनी विथ मैलिफाइड इंटेंट। यानी कि उसने जो है वो पैसों को बहुत ही बुरी नियत से लिया, यानी कि उसने जो है वो बेईमानी से पैसे लिए, यानी कि उसका पैसा लेने के पीछे जो इंटेंट था, जो मंशा उसकी थी, जो नियत इसकी उसकी थी, वो मैलिफाइड थी, यानी कि बुरी थी, यानी कि बेईमानी से भरी हुई थी, धोखे से भरी हुई थी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो मैलिफाइड इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है इंटरसीड। दोस्तों इंटरसीड का मतलब होता है बीच बचाव करना, सिफारिश करना, इंटरफेयर करके मदद करना। अब ये कैसे होगा, तो मतलब कि जैसे अगर कोई व्यक्ति, यानी कि सपोज कीजिए कि कोई दो व्यक्तियों के बीच में झगड़ा हो रहा है और कोई तीसरा बंदा आकर जो है वो उनकी सुलह करवाने के लिए उनके बीच में घुस जाता है, यानी कि उनके मैटर में इंटरफेयर करता है। लेकिन उसका जो इंटेंट है वो क्या होता है कि इन दोनों के बीच में जो है वो मतलब कि सुलह हो जाए, मतलब कि इनके बीच में सब कुछ सही हो जाए। तो वो इंटरफेयर उस चीज़ के लिए करता है, ना कि बुरी चीज़ के लिए। ओके, तो मतलब क्या होता है कि किसी का बीच बचाव करना, यानी कि जब कोई दो पार्टीज़ में, दो लोगों में, या फिर किसी भी दो चीज़ों में जब लड़ाई होती है, जब जो है वो कोई आर्ग्यूमेंट होता है, तो उनके बीच में सुलह करवाने के लिए किसी व्यक्ति का इंटरफेयर करना, हस्तक्षेप करना, उनकी सिफारिश करना, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे इंटरसीड करना, हम उसे कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है इंटरवेन या फिर मेडिएट। दोस्तों इंटरवेन का मतलब होता है, मतलब कि इंटरफेयर करना, हस्तक्षेप करना, और मेडिएट का भी मतलब होता है बीच में पड़ना, यानी कि बीच बचाव करना। एंटोनिम इसका होता है इग्नोर या फिर प्रवोक। इग्नोर का मतलब होता है किसी चीज़ को नज़रअंदाज करना, टालना, और प्रवोक का मतलब होता है किसी चीज़ को और ज़्यादा भड़का देना, तो उसे हम कहते हैं प्रवोक। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है
शी ट्राई टू इंटरसीड इन देयर आर्ग्यूमेंट, यानी कि वो उनकी बहस में बीच में पढ़कर जो है वो उनका बीच बचाव करने की कोशिश कर रही थी, यानी कि उनके बीच में जो है वो सुलह करवाने की कोशिश कर रही थी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो इंटरसीड इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है रिसीड। दोस्तों रिसीड का मतलब होता है कम होना या फिर पीछे हटना, यानी कि जब कोई चीज़ जो है वो कम होने लगती है या फिर पीछे की ओर जाने लगती है, पीछे हटने लगती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे रिसीड। अब ये जो है वो कई सारे कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हो सकता है, यानी कि दर्द का कम होना, बालों का कम होना, या फिर किसी चीज़ का और कम होना, पैसों का कम होना, तो किसी भी चीज़ में आप जो है वो इसको यूज़ कर सकते हो, तो उसे हम कहेंगे रिसीड। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है रिट्रीट या फिर डिमिनिश। दोस्तों रिट्रीट का मतलब होता है पीछे हटना, पीछे की ओर जाना, और डिमिनिश का मतलब होता है कम होना, यानी कि किसी चीज़ में गिरावट आना। एंटोनिम इसका होता है राइज या फिर इंक्रीज, यानी कि बढ़ना, कोई चीज़ ऊपर की ओर जाना, यानी कि बढ़ोतरी होना किसी चीज़ में, तो उसे हम कहते हैं राइज या फिर इंक्रीज। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है हिज हेयर लाइन इज स्टार्टिंग टू रिसीड, यानी कि उसकी जो हेयर लाइन थी वो मतलब कि कम हो रही थी, यानी कि उसके बाल जो है वो कम होते जा रहे थे और उसकी हेयर लाइन जो है वो पीछे की ओर हटती जा रही थी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो रिसीड इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है इम्प्यून। दोस्तों इसे इम्प्यून प्रोनाउंस किया जाता है, जिसका मतलब होता है झूठा ठहराना, आरोप लगाना, गलत साबित करना, सवाल खड़े करना, किसी पर डाउट करना बेसिकली, यानी कि जब आप किसी को झूठा ठहराते हो, उस पर आरोप लगाते हो, यानी कि उस पर इल्ज़ाम लगाते हो, उसको गलत साबित करते हो, उस पर क्वेश्चंस रेज करते हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे इम्प्यून करना, हम उसे कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है क्वेश्चन या फिर डाउट। क्वेश्चन का मतलब होता है सवाल करना, सवाल खड़े करना। डाउट का मतलब होता है शक करना, यानी कि आरोप लगाना, गलत साबित करने की कोशिश करना। एंटोनिम इसका होता है सपोर्ट या फिर डिफेंड। सपोर्ट का मतलब होता है किसी को सहारा देना, समर्थन करना किसी का, और डिफेंड का मतलब होता है किसी का बचाव करना, तो उसे हम कहेंगे सपोर्ट या फिर डिफेंड। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है डोंट इम्प्यून माई इंटेंशंस विदाउट प्रूफ, यानी कि बिना किसी सबूत के मेरी नीयत पर शक मत करो या फिर मेरी नीयत को झूठा मत ठहराओ, उस पर आरोप मत लगाओ। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो इम्प्यून इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है सैल्यूटरी। दोस्तों सैल्यूटरी का मतलब होता है फायदेमंद, लाभदायक, यानी कि सुधार लाने वाला। यानी कि जब कोई चीज़ फायदेमंद होती है, यानी कि बेनिफिशियल होती है, आपके लिए जो है वो लाभदायक होती है, सुधार लाने वाली होती है, यानी कि ऐसी चीज़ जिससे कोई इम्प्रूवमेंट हो सके, किसी में सुधार हो सके, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे सैल्यूटरी। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है बेनिफिशियल या फिर हेल्पफुल, यानी कि कोई चीज़ जो फायदेमंद होती है, लाभदायक होती है, तो उसे हम कहते हैं बेनिफिशियल या फिर हेल्पफुल। एंटोनिम इसका होता है हार्मफुल या फिर डेट्रीमेंटल। दोस्तों हार्मफुल या फिर डेट्रीमेंटल दोनों का ही मतलब होता है जो नुकसानदायक होती है, जो चीज़ मतलब कि जो नुकसान पहुंचाने वाली होती है, हार्मफुल होती है, तो उसे हम कहते हैं डेट्रीमेंटल या फिर हार्मफुल। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है अ लिटिल क्रिटिसिज्म कैन बी सैल्यूटरी समटाइम्स, यानी कि कभी कभार जो है वो थोड़ी बहुत आलोचना भी बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है, बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। यानी कि जब आप किसी की कोई आलोचना करते हो थोड़ी बहुत, तो किसी व्यक्ति में कभी कभार सुधार आ भी जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है वो बताया गया है, और इस तरीके से आप जो है वो सैल्यूटरी इस वर्ड को समझ सकते हो। दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि हमारा वो वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों हमारा लास्ट वर्ड आता है बेनफुल। दोस्तों बेनफुल का मतलब होता है हानिकारक, यानी कि विनाशकारी, बुरा प्रभाव डालने वाला। यानी कि ऐसी चीज़ जो आपके लिए हार्मफुल होती है, विनाशकारी होती है, यानी कि जो तबाही मचाने वाली होती है, या फिर जो बुरा प्रभाव डालती है, बुरा असर डालती है, तो उसे हम कहते हैं बेनफुल। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है हार्मफुल या फिर नॉक्शियस। हार्मफुल या फिर नॉक्शियस दोनों का मतलब होता है हानिकारक या फिर विनाशकारी, बुरा प्रभाव डालने वाली कोई चीज़। एंटोनिम इसका होता है हार्मलेस या फिर हेल्पफुल, यानी कि ऐसी चीज़ जो नुकसान नहीं पहुंचाती है और उल्टा मदद करती है, यानी कि जो चीज़ आपके लिए लाभदायक है और फायदेमंद है, तो उससे हम कहते हैं
हार्मलेस या फिर हेल्पफुल। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है पोल्यूशन इज़ बेनफुल टू आवर हेल्थ, यानी कि जो प्रदूषण है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है, बहुत ज़्यादा विनाशकारी है, यानी कि बुरा प्रभाव डालने वाला है, बुरा असर डालने वाला है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो बेनफुल इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज की इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो आप जो है वो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिख रहा है, वहाँ से भी आप डायरेक्टली स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाली वीडियोस को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है, तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं, तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।